नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 होगा मौर्य काल से संबंधित, जो हमने पिछले पार्ट 1 में 35 प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे। 36वां क्वेश्चन है अपना, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की जो गुफा है दोस्तों वो कहाँ है? गया जिला। और गया जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। और बिहार में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पे गुफाओं का उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों वो होगा आपका जो सही आंसर है वो आजीविकों ने किया था। और ये गुफाओं का निर्माण कराया दोस्तों वो किसने कराया? अशोक ने कराया, अशोक ने। और वहाँ पे 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कितनी गुफाओं का? 4, जिनके क्या क्या नाम है दोस्तों? सबसे पहले जो गुफा है वो है कर्ण, दूसरी है चौपार, तीसरी है सुदामा, और चौथी है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यहाँ आपके जो ऑप्शन दे रखा है, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो ये चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था, जिसका जो वर्णन मिलता है वो दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो दोस्तों वो है यहाँ पे दोस्तों भाव प्रिंट मिस्टेक है, बाकी भाबरू। क्या नाम है? भाबरू। तो आपका जो सही आंसर है वो भाबरू स्तंभ से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और दोस्तों मस्की का जो लघु स्तंभ है इसमें अशोक ने अपना जो नाम है वो अशोक बताया है। मस्की का जो लघु स्तंभ है उसमें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना। आपकी सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य के नाम दे रखे और उनके सामने उनकी उपाधियाँ दे रखी। जैसे चंद्रगुप्त का नाम है, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकटस कहा गया। और दोस्तों ये किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? विलियम जोन्स ने। ठीक है। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया यूनानी में। यूनानी इतिहासकारों ने और शासकों ने अमित्रघात कहा है। ये संस्कृत शब्द है, इसका यूनानी जो शब्द है दोस्तों वो है अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस। और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। कहाँ कहा गया? दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ में। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है दोस्तों? कौटिल्य भी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है, अर्थात प्रथम भारतीय साम्राज्य सबसे पहले किसने किया? तो आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में जो अशोक का शिलालेख है, ऑप्शन ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। तो आपका जो सही आंसर है वो बी कालसी में अशोक का शिलालेख है, जहां उत्तरांचल में पड़ता है। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया, जिसमें दोस्तों क्या है? एक घुमंदाकार आकृति है जिसमें महात्मा बुद्ध की हड्डियां, अस्थियों का एक कलश पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के जो शिलालेख मिले, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें। अशोक के शिलालेख की खोज करने वाला जो सबसे पहले थे वो था टिफेंथलर। टिफेंथलर कब क्या था? 1750 में। और कहाँ क्या था? दिल्ली में। लेकिन दोस्तों वो इसको पढ़ नहीं पाया था। तो इसको जो पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो दोस्तों ऑप्शन दे रखा, जॉन टावर ए, बी
हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉप, डी जेम्स ब्रिसेम। तो आपका जो सही आंसर है वो जेम्स ब्रिसेम ने 1837 में अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया था, उनको पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजयी तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध की विजय का ये दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इससे टॉपिक से यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है, ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12 और सी शिलालेख 13। तो आपका जो सही आंसर है वो है शिलालेख 13 अर्थात 13 वाला, जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है। और इसी युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, जिसका सेनापति था। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 में जब युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस जब हारा था तो उसके बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार में दिए थे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था और अपने सेनापति मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज दरबार में आया था। और इन्होंने सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दिए थे, जिनका नाम था, सबसे पहले जो राज्य था वो था दोस्तों, पहला नाम था एरिया। क्या नाम था? एरिया, जिसको क्या कहा जाता है? हेरात भी कहा जाता है। दूसरा था अराकोसिया। क्या नाम था? अराकोसिया, जिसको गांधार कहा जाता है। और तीसरा था जेड्रोसिया, ठीक है। और जैसे मकरान कहा गया है, मकरान। और एक था पेरोपनी सडाई, जिसका नाम था काबुल। ये 4 राज्य सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के रूप में दिए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, अर्थात जनता से सबसे ज़्यादा घुल मिलता था? वो राजा था, आपका जो सही आंसर है अशोक बी, अर्थात अशोक, जो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ऐसा राजा था जो जनता से अत्यधिक स्नेह करता था, वो हमेशा जनता के बीच में रहता था। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए आपका जो ऑप्शन है, अपनी राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति का उसने सर्वदा त्याग कर दिया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा मिले हैं प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल भी कहा गया, किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त का ग्रंथ है। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण आदि, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। क्या बताया? शूद्र। और बौद्ध और जैन ग्रंथ में, इन दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया है। क्या बताया दोस्तों? क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो आपका जो सही आंसर है मास्की, एक ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये बिल्कुल सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। नहीं, ये आपका जो आंसर है ये गलत बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की?
अशोक ने की। और इसका वर्णन जो मिलता है वो कलहण की राजतरंगिणी में मिलता है। कलहण एक संस्कृत का विद्वान थे जिसने अपनी रचना राजतरंगिणी में वर्णन किया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और ये श्रीनगर कहाँ पे है दोस्तों? वितस्ता नदी के किनारे, वितस्ता नदी के किनारे। और इस वितस्ता नदी को आज का जो नाम है, आधुनिक नाम, वो है रावी नदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। पहली जो सूची है वो प्रांत दे रखी, दूसरी दे रखी राजधानी। तो पहला है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, क्योंकि उज्जैनी को प्राचीन नाम अवंती भी है, हमने महाजनपद पढ़े थे उसमें। प्राची पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र। दोस्तों ध्यान देना कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 4 प्रांत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कितने प्रांत? 4। लेकिन जब अशोक सम्राट बना तो उसके शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। क्यों? कि दोस्तों जो कलिंग जो एक राज्य है जिसने अशोक ने जीता था, तो उसको उसने प्रांत बना लिया। और इस कारण से अगर पूछ लिया जाए कि अशोक के शासनकाल में कितने प्रांत थे, तो दोस्तों वो 5 प्रांत। 5वां प्रांत कौन सा था? कलिंग, जिसकी राजधानी बता रखी थी तोसली। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। और अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? चाणक्य का। और मुद्रा राक्षस किसका दोस्तों? विशाखदत्त का, विशाखदत्त। और अष्टाध्यायी है वो पाणिनि जी का ग्रंथ है। और व्रत कथा मंजरी है ये क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। ये संस्कृत विद्वान है वे सारे। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध से प्रभावित हो गए, अर्थात बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसने उपगुप्त से शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? तो पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहने वाले जो थे वो थे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा। किसमें कहा? ये इंडिका अपने ग्रंथ में कहा था, जिसमें इसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मौर्य काल में एग्रोनोमी जो कहा जाता था वो है सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमी कहा गया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। और उस समय दोस्तों गुड़ पुरुष अर्थात गुप्तचरों को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम था संस्था और दूसरे का नाम था संचार। संस्था जो थी दोस्तों वो एक जगह स्थिर होकर काम करती थी। संचार जगह जगह अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना काम करती थी। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है तिस, क्योंकि जो श्रीलंका का शासक था वो था तिस था। किसके शासनकाल में? मौर्य सम्राट अशोक ने। और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा को श्रीलंका के राजा तिस के पास भेजा था। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वो है मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। ये ग्रंथ दोस्तों हेमचंद्र सूरी का है। हेमचंद्र सूरी का ये ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का वर्णन अर्थात उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता अर्थात फेशियल ईयर? तो दोस्तों वो आपका जो सही आंसर है आषाढ़ जुलाई। आषाढ़ जुलाई में मौर्य शासनकाल का राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माना है दोस्तों वो माना है अशोक के शिलालेख। अशोक के संपूर्ण की जानकारी, उसके जीवन की संपूर्ण जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दक्षिण भारत में जो लिपि परिवर्तित हुई थी वो थी खरोष्टी लिपि।
अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। अशोक के जो अभिलेख मिले वो भारत से बाहर, उपमहाद्वीपों से बाहर, वो कहाँ, किस देश? अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो दोस्तों वो चुनार से। अशोक के जो स्तंभ बने उनका जो पत्थर का उपयोग किया गया वो चुनार स्थान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? ये किसने कहा कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते? दोस्तों ये मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों वो था बिंदुसार ने किया था। लेकिन इस एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को नहीं भेजा, अंजीर और शराब को भेजा। और दार्शनिक को इसलिए नहीं भेजा कि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे ऐसा कानून नहीं है कि हम किसी व्यक्ति अर्थात दार्शनिक को किसी के लिए भेजा जाए अर्थात उसको बेचा जाए। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है 13वां वृत्त शिलालेख, अर्थात कलिंग के युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो 13वें वृत्त शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इसकी प्रांत की पहचान करें। अर्थात वो प्रांत था दोस्तों वो था उज्जैन। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो उस समय अशोक जो था वो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था अर्थात राज्यपाल था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वो सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो दोस्तों वो की थी प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों वो है कलिंग का प्रथम जो शिलालेख था, इसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे मात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो कहा था वो छठे शिलालेख में कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो दोस्तों वो है प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक। उस समय में अशोक के शासनकाल में ये 3 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो जिला स्तर पर कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, विष्टि हैं। तो ऑप्शन दे रखा ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। तो दोस्तों विष्टि बेगारी को माना है, तो आपका सही आंसर है बी वाला सही। अगला प्रश्न, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? अर्थात अशोक के शासनकाल में पैतृक निरंकुशवाद साम्राज्य था, राजतंत्र था जो वो पैतृक था। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो दोस्तों मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना माना जाता है वो स्तंभ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौर्य काल में अशोक के द्वारा स्तंभों का वर्णन किया गया है और सबसे ज़्यादा निर्माण अशोक ने स्तंभों का किया है। अशोक कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो दोस्तों वो जो आपका सही आंसर है मास्थान, बांग्लादेश, सोहगरा, उत्तर प्रदेश। आपका जो सही आंसर है ए वाला। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्र, अर्थात दो। आपका सही आंसर है ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों वो जो भाषा प्रयोग किया वो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो वो है सरेकुना नाम का एक अभिलेख है जो कंधार से मिला है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों वो जो
आंसर है आपका सही वो है 15 और 180 अध्यायों में। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को कमेंट के द्वारा बताना कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको सही आए। धन्यवाद।